हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 12 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CGL 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स, CGL प्री और मेन, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, पहले ही अटेम्प्ट यानी कि CGL 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और उसी में मेरा मैथ्स में प्रीमियम स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 5 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद लगभग आपको 15 वीडियोस और इस वीडियो के बाद 15 वीडियोस और मिलेंगी और उसके बाद हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। टारगेट है मेरा कि 7 अगस्त तक ये सारी सीरीज़ मैं ख़त्म कर दूं, जिसमें 525 मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF वहाँ मिल जाता है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो भी नोटिफिकेशन मिलती है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी की सारी पोस्ट की जाती है टेलीग्राम चैनल पर भी। और फेसबुक पेज भी लाइक कर देना, फेसबुक पेज पे भी सारे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाते हैं। और यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसका आप फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 और 2020 में तो मैंने CPO, CHSL, CGL के कराए हैं, पर 2021 से मैं SSC जो भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में, मतलब SSC जितने एग्जाम कंडक्ट करती है उन सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे आपसे डिस्कस किया करूँगा, चैनल पे अपने सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, जिससे कि आपका SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इंक्वायरी और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, आप लोग पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो वो मुझसे फ्रीली पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसको बताने में। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और अच्छा रिस्पॉन्स मैं आप लोगों के लिए जुटा सकूं। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें मैं अभी तक करा चुका हूँ, कुछ चैप्टर्स करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी में ही एक वीडियो एज की भी मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट में। और मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसी प्लेलिस्ट में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट में हमने ट्रेन करवाया हुआ है। और बोट एंड स्ट्रीम परसेंटेज, तो उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब इन सब, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक मैं करा चुका हूँ उनकी प्लेलिस्ट का लिंक है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग एक बार चैनल पे जरूर गो थ्रू हो, चैनल का कंटेंट एक बार देख लें। यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं होती। तो प्रैक्टिस के लिए चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो इस शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला है 10² A + 5 sec A की वैल्यू आपको 13 गिवन है, आपको बताना है एंगल A कितना होगा। ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, क्या 0, 45, 60 और 30। देखो 0 तो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको बोला है कि एंगल A का जो रेंज है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री है, और 0 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू एंगल A की नहीं है, तो 0 तो ऑप्शन ही नहीं सही हो सकता। उसके बाद आपने 45 डिग्री लगा के देखा, 45 आपने लगाया तो आपने देखा sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 को सॉल्व करके बाद में 13 बनाना, मतलब इंटीजर बनाना इम्पॉसिबल है। फिर आपने 30 डिग्री वैल्यू रखी, यहाँ पे 30 रखा तो आपने देखा कि 5 × sec 30 कितना होता है 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 10/√3। 10/√3 को सॉल्व करके यहाँ पे फाइनली इंटीजर बनाना 10² के साथ, मतलब 10/√3 को 10² A के साथ सॉल्व करके दोबारा यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना, मतलब इंटीजर के इक्वल बनाना मुश्किल है। आपने फिर 60 डिग्री वैल्यू रखी, 60 रखा तो आपने देखा 10 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। और 5 sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है, सॉरी sec 60 ना, हाँ। तो 10 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर कर दिया। 5 sec A क्या होगा, cos 30 का, नहीं सॉरी 5 sec
60 डिग्री, sec 60 क्या होगा, cos 60 का उल्टा cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपने देखा 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए की जो वैल्यू है फाइनली 60 डिग्री आ गई। क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और उसके बाद बोला है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और AE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, मतलब ये जो एंगल A है इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल BAC यानी कि एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है। लाइन कौन सी, AE। आपको बोला है एंगल ABC, मतलब आपको एंगल B गिवन है कितना 58 डिग्री, आपको एंगल गिवन है ACB एंगल कौन सा है 34 डिग्री, मतलब एंगल C कितना गिवन है आपको 34 डिग्री। आपको बोला है कि एंगल DAE बताओ, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा। देखो एक चीज़ आपको पता है क्या, कि ये ना थ्योरम होती है क्या, कि एंगल DAE मतलब जब भी किसी ट्राइंगल में दिया जाए, ट्राइंगल ABC है उसमें इसी तरह से दिया जाए कि AD परपेंडिकुलर है BC पे और AE जो है बाइसेक्टर है एंगल BAC का। तो आपको थ्योरम याद होनी चाहिए क्या, कि ये जो एंगल बनता है बीच में, मतलब AD और AE साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल DAE, वो क्या होगा, एंगल B में से एंगल C घटाओगे बाय 2, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप मॉड भी लगा सकते हो। मॉड के लगाने का क्या मतलब हुआ, कि अगर एंगल C बड़ा हो जाए एंगल B छोटा हो जाए तब आपका नेगेटिव एंगल आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा ये मॉड, ठीक है ना। तो आपको पता है मॉड में से कोई भी चीज़ निकले, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है, ठीक है। तो आपने देखा 58 डिग्री माइनस 34 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सॉल्व करके, आपने देखा ये आ गया आपके पास 24 डिग्री, ठीक है। 24 आ गया तो 24 को इस पर काटो तो आपने देखा 12 डिग्री, मतलब एंगल DAE जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 12 डिग्री आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला, एक सर्कल है, सेंटर जो है वो O पे है सर्कल का, तो आपने मान लिया सेंटर जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद AC और BD दो कॉर्ड है, और AB आपको डायमीटर भी बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो AB डायमीटर बना दिया, AC और BD दो कोड है, और दोनों कोड जाके E पे मिलती है जब इनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एंगल AEB की आपको वैल्यू गिवन है कितनी, आपको बोला है एंगल AEB जो है वो 36 डिग्री है, आपको बताना है एंगल COD। देखो ये क्वेश्चन ना आपके पास पहले भी पूछा जा चुका है, आपको CGL 2021 में ही पूछा जा चुका है, मतलब इसी सीरीज में क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, शायद 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 में, पता नहीं शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या गिवन था, उस क्वेश्चन में आपको एंगल COD गिवन था और एंगल AEB पूछा था। अब की बार क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, पहले जो था आपको AEB पूछा था और COD गिवन था, अब की बार आपको AEB गिवन है एंगल और COD आपसे पूछा है एंगल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है क्या, पहले तो आपने क्या किया, A को D से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं रिलेशन भी एक आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा पहले 1 से D को ज्वाइन कर दिया, आपने 8 से D को ज्वाइन किया, तो आपने देखा AB एक डायमीटर है, AB अगर डायमीटर है तो डायमीटर सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि ट्राइंगल ADE में एक एंगल 90 का, एक एंगल 36 का, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, आपने देखा 54 डिग्री का हो जाएगा। और अब आप बात करो क्या, कि यार CD एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है, आपने देखा CD एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस पे कोई पॉइंट है A, सर्कल की सरकमफ्रांस पे कोई पॉइंट है A, उस पे जो एंगल बना रही है 54 बना रही है, तो सेंटर पे क्या बनाएगी, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपने देखा CD एक कॉर्ड है, आपने देखा CD एक कॉर्ड है जो सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 54 डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनाएगी 108 डिग्री एंगल बनाएगी, तो 108 डिग्री जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से चलो हम एक रिलेशन भी अब तैयार करते हैं क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, कि एंगल COD जो है, आपने देखा एंगल COD जो है वो ट्वाइस है किसके, 90 डिग्री माइनस एंगल AEB, ठीक है। तो 90 माइनस AEB कितना, तो आपने देखा 90 माइनस AEB कितना 36 90 में से घटाया तो कितना आ गया अपना 54 का 2 गुना, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन भी यहाँ पे बन सकता है आपके पास। तो आप बोल सकते हो कि एंगल COD और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल AEB का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा,
तो ये एक रिलेशन भी याद रख सकते हैं आप ऐसे सभी क्वेश्चंस में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको CGL 2022 के प्री में भी देखने को मिलने वाला है। तो ये एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको क्या बोलेगा, COD दिया होगा AEB पूछ लेगा, या AEB गिवन होगा आपसे COD पूछ लेगा। तो आप इस रिलेशन को याद करके मिनट में वहाँ सेकंड में बैठ के मतलब 10 सेकंड में ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये रिलेशन याद होगा तो, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा 8k⁻6 प्लस 15k³ माइनस 2 इक्वल टू 0 है। आपसे वैल्यू क्या पूछी है, आपसे पूछा k प्लस 1/k बताओ। देखो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, क्या आप इस वाली स्टेटमेंट को मतलब ये जो आपको इक्वेशन में गिवन है इसको आप k³ प्लस 1/k³ की फॉर्म में कुछ कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा पावर 6 है, पावर 3 है और यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, तो आप देख सकते हो कि k³ प्लस 1/k³ बना सकते हो आप, और फिर आप k प्लस 1/k भी उससे बना सकते हो। देखो चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 8k⁻6, अब सभी का पहला स्टेप तो यही रहने वाला है एग्जाम में बैठ के कि यार मैं ना k³ से सबसे पहले डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हमने k³ से डिवाइड किया तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास क्या आ गया, आपने देखा कि 8k³ आ गया प्लस 15 आ गया माइनस 2/k³ आ गया, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो 8k³ माइनस 2/k³ की वैल्यू जो है वो -15 आपके पास आ गई, ठीक है। तो हद आप इसमें क्या कर सकते हो कि 2 से दोबारा डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे -15/2 आ जाएगा, ठीक है। हद यही कर सकते हो आप। तो आपने देखा कि अगर मुझे k³ प्लस 1/k³ पता होगा तभी मैं k प्लस 1/k की वैल्यू बता सकता हूँ। अगर मुझे 4k³ माइनस 1/k³ दे मतलब अगर -4k³ माइनस 1/k³ की मुझे वैल्यू पता तो मैं कभी भी k प्लस 1/k की तो यहाँ से वैल्यू निकाल ही नहीं सकता। मतलब ये वाला तरीका जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हद जो है हद करके भी यहाँ पे आपका 4 की पावर 1/3k माइनस 1/k की वैल्यू आप निकाल सकते हो इससे। वो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मतलब k प्लस 1/k की तो आप कभी वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे इस वाली टर्म से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो मतलब ये जो तरीका है हमारा वो गलत हो गया। अब क्या करें इसमें भैया, तो आपने देखा कि अब और किसी तरीके से करते हैं। देखो ये जो है ना कुछ क्वाड्रेटिक लग रही है, कैसे, आपने देखा कि अगर मैं k³ को x मान लूँ, अगर मैं k³ को x मान लूँ तो आप बोलोगे कि सर ये लिखा है 8x², ठीक है। तो आपने देखा कुछ क्वाड्रेटिक बन गया। अगर क्वाड्रेटिक के हिसाब से मैं इसका रूट्स निकाल के सॉल्व कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके रूट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, मतलब ये इक्वेशन जो है ना ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक मैं इसको बना सकता हूँ। अगर मैंने k³ की वैल्यू ना x ले ली, ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे k³ प्लस 1/k³ बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, आपको पता है 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 15, तो 16 एकम 16 होता है। तो आपने देखा कि मैं 8x² प्लस 16x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपने देखा 8x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया, -1 x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है एक तो 1/8 आ गई और एक -2 आ गई, ठीक है। तो आपको तो है पॉजिटिव वैल्यू बतानी है k प्लस 1/k की। पहली बात तो आप ये देखो कि x की वैल्यू 1/8, x की वैल्यू 1/8 मतलब x हमने क्या माना था k³ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/8, ठीक है। k³ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/8। तो यहाँ से आपने देखा कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और यहाँ से क्या आएगी k की वैल्यू, आपने देखा k की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाने वाली है कितनी, इतनी आ जाएगी। तो आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा, मतलब ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया आपके पास, मतलब ये जो रूट आया ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कितनी है k की 1/2 प्लस 1/1/2, तो आपने देखा 1/2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2:1/2। तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप पहले चेक करेंगे क्या कि मैं k³ से डिवाइड कर दूं, k³ से डिवाइड करके आप यहाँ तक पहुँचोगे, फिर आप देखोगे इससे k प्लस 1/k बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसके रूट्स निकाल लें। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, k की पावर 6 और k की पावर 3 से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब डायरेक्टली आप इसी इक्वेशन के k की पावर 6 और k की पावर 3 के रूट्स निकाल सकते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन आसान है, देखो आपको सारी वैल्यूज़ पता होती हैं। तो sin 30 कितना 1/2, cos 30 कितना √3/2 और cot 60 कितना 1/√3 है तो गया। और फिर यहाँ पे 2k है तो ये भी गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो बचा k/2। अब राइट हैंड साइड देख लो, cot स्क्वायर 30 डिग्री तो cot 30 होता है √3 का स्क्वायर कितना 3, sec 60 cos 60 का उल्टा cos 60 2 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2 तो sec 60 कितना हो जाएगा 2, tan 45 1 होता है। cosec 30 जो है वो sec 60 के इक्वल होगा और cosec 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना 2। तो आपने देखा ये इससे गया तो यहाँ पे कितना बचा, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर करेंगे। आपको बोला है कि ABC इन्वेस्ट करता है इतने इतने पैसे एक बिजनेस को शुरू करने में साल के शुरू में, ठीक है। आपको बोला 6 महीने तक, मतलब 6 महीने बाद रिमेनिंग टाइम के लिए, ठीक है, 6 महीने बाद रिमेनिंग टाइम के लिए। आपने देखा कि पूरे साल की बात हो रही है, कैसे? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABC जो है इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में साल के शुरू में। तो मतलब वो पूरे साल का यहाँ पे प्रॉफिट देखने वाला कि पूरे साल में प्रॉफिट का रेशो क्या आने वाला है। उसके बाद आपको बोला कि 6 महीने के बाद वो रिमेनिंग टाइम के लिए, 6 महीने के बाद वो रिमेनिंग टाइम के लिए ए जो है 4,000 रुपये, बी जो है 4,000 रुपये और सी जो है 4,000 रुपये निकालता है हर मंथ। ए जो है 4,000 रुपये डाल रहा है हर मंथ, बी जो है 4,000 रुपये डाल रहा है हर मंथ और सी जो है हर मंथ 4,000 रुपये निकाल रहा है रिमेनिंग टाइम के लिए। मतलब लास्ट के 6 महीने में ऐसा होगा कि पहले 6 महीने में तो ए ने इन्वेस्टमेंट कितने की 40,000, बी ने कितने की 48,000 और सी ने कितने की इन्वेस्टमेंट की 80,000 की। पर ऐसा होगा कि ए तो पहले 6 महीने तक 40,000 इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद 7वें महीने वो 44 कर देगा, 8वें महीने 48 कर देगा, फिर ऐसे 4,000 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा प्रॉफिट का रेशो आपके पास क्या आएगा, तो प्रॉफिट ऑफ रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी आपके पास क्या आएगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए, पहली बात तो आपने देखा कि 40,000 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद 7वें महीने उसने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने देखा 7वें महीने उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया 4,000 ज़्यादा कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट 1 मंथ ही था, ठीक है ना। उसके बाद उसने 4,000 और इन्वेस्ट कर दिया अगले मंथ के लिए, फिर 4,000 और कर दिए, 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 ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले 6 महीने उसने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, फिर 7वें महीने 4,000 और 40 और 4 44 और 4 48 और 4 52 और 4 56 और 4 60 और 4 64। तो आपने देखा ये 7 महीने 8 9 10 11 12 महीने 1 साल, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑफ बी का रेशो देखो, अब आपने देखा उसने पहले महीने जो है 48,000 पहले 6 महीने जो है उसने 48,000 जो है इन्वेस्ट करके रखा और उसके बाद उसने हर महीने 4,000 इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो 48 और 4 52,000, 56 60 64 68 72,000, ठीक है। तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12, ठीक है। अब सी जो है हर महीने 4,000 निकाल लेता है, मतलब पहले तो उसने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए, पहले 6 महीने उसने 80,000 करके रखे, फिर उसने 4,000 रुपये निकालना शुरू कर दिया हर मंथ। तो आपने देखा 80,000 पहले 6 मंथ, उसके बाद 4,000 उसने निकाल लिए तो कितने बचे 76,000, फिर उसने 4 और निकाले 72, फिर उसने 4 और निकाले 6,800 6,400 6,000 6800 नहीं 68,000, फिर 64,000, फिर 60,000, फिर 56,000, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलो अब सॉल्व कर लो इसको। तो आपने देखा 3 0 तो सारों से काटो आप, ठीक है, 3 0 तो आप काट ही दो क्योंकि सबसे कॉमन लेके आपने 3 0 तो काट दिया। ठीक है, 60 बचेगा यहाँ पे। चलो सॉल्व कर लो अब। तो आपने देखा 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, 40 इंटू 6। फिर आपने देखा 44
44 और 48 आपके पास कितना हो जाएगा? आपने देखा 44 और 48, ऐसे नहीं, छोड़ो, रुको 1 मिनट। पहले तो आपने देखा 40 × 6 कितना हो गया? 240 हो गया। फिर अब इसको पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने देखा ये तो आ गया 60, तो 64 और 56 कितना हो जाएगा? 120। 120 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपने देखा इन तीनों से जो है 180 आ रहा है। उसके बाद देखा आपने 48 और 52 जब आपने जोड़ा तो आपने देखा कि इन दोनों को जोड़ के आपके पास कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। और फिर इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया आपके पास? 284 हो गया। तो 284 में आपने कितना जोड़ना है? 280 जोड़ना है। तो ये आपके पास फाइनली हो कितना गया? 284 में जब आपने 280 जोड़ा तो ये आपके पास कितना हो गया? 564। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने देखा 48 छिक, तो 48 छिके कितना होता है? 6 चौक 24 और 48 का 4, तो ये हो गया आपके पास 288। फिर अब जोड़ना शुरू कर दो तो आपने देखा ये तो 60 आ गया और 56 और 64 कितना होगा? 120। तो यहाँ से तो फिर दोबारा 180 आ गया। फिर आपने देखा कि 68 और 52 को जोड़ूंगा तब भी 120 आएगा। तो 180 में 120 जोड़ो और फिर 72 और 72 आप इसमें जोड़ दो तो आपने देखा 28 और 8 कितना होगा? 36। 360 और यहाँ से कितना आएगा आपके पास? 300। तो ये कितना होगा? 660 हो गया रेशो। अब किस किस को सॉल्व करना शुरू करें? तो पहले यहाँ पे फिर इन तीनों को सॉल्व करके 180 आ जाएगा। 60 में 56 जोड़े, 116 में 64 जोड़े, आपने कितना आ गया? 180 आ गया। और यहाँ से 140 आ रहा है तो 180 प्लस 140 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 480 में अगर मैं 76 जोड़ूँ तो जोड़ लो फिर 480 प्लस 76। तो आपने देखा कि 180 और 140 320 में अगर आप 480 जोड़ो तो 800 आ जाएगा। 876 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 876 आ गया। अब आप इसको 4 पे भी काट सकते हो। 4 पे आप इसको काटोगे तो ये तो 330 का आधा यानी कि 165 हो गया पहले तो। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 दूनी 8 और 19 और 5 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 141 आ जाएगा। 56 14, ठीक है, 141। तो प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का फाइनली रेशो आ गया कितना? इतना, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट आपको दिया है कितना? 6,72,000। टोटल प्रॉफिट रेशो में कितना है? जोड़ दो, ठीक है। तो आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए इतना, प्रॉफिट ऑफ बी इतना, प्रॉफिट ऑफ सी का रेशो इतना। तो टोटल प्रॉफिट का रेशो जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? मतलब रेशो में जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 525। रुपीज़ में जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो कितना है? 6,72,000। एक की वैल्यू कितनी होगी? 6,72,000 बाई 525। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि प्रॉफिट ऑफ सी बताना है। प्रॉफिट ऑफ सी मतलब कि 219 की वैल्यू आपको बताना है। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा पहले तो 25 पे जाएगा, 25 पे जाएगा तो ये 6720 इंटू 100 है। तो लास्ट की 2 जीरो जाके यहाँ पे 4 कर दो और ये गया 21 पे। और 21 जो है इसको कितने पे काटेगा? 21 दिया 63 और 21 दूनी 42 तो 320। 320 इंटू 4 इंटू 219। तो इसको सॉल्व करके आपका फाइनली आना क्या है? आपका आ जाएगा 2,80,320 रुपये। ये आपका प्रॉफिट ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ सी जो है आपके पास कितना आ जाएगा? 2,80,320 रुपये। कैलकुलेटिव है थोड़ा, पर क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन होने लायक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में बोला है 15 नंबर है जिनका एवरेज जो है 30 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 इंटू 30 450, ठीक है। तो 15 में से ही 13 नंबर ऐसे हैं जिनका एवरेज जो है 32 है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? आपने देखा टोटल जो है हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 तो 431। तो बचे हुए 2 नंबर का सम कितना होगा? 34। आपको बोला है रिमेनिंग दोनों नंबर इक्वल है तो दोनों नंबर जो है 17 होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हो कि आपने देखा 15 का एवरेज कितना है? 15 नंबर का एवरेज कितना है? 30।
इसी 15 में से ये 13 नंबर है, मतलब ये जो 15 नंबर है इनका एवरेज 30 है, इन्हीं 15 नंबर में से 13 नंबर का एवरेज जो है 32 है। आपको बचे हुए 2 नंबर की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा 15 नंबर में से ये 2 नंबर आएंगे, तो आपने देखा 15 नंबर का एवरेज, अगर एवरेज 30 है तो इन दोनों नंबर का भी एवरेज 30 हो जाएगा। एवरेज अगर 30 है दोनों नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। ठीक है, फिर आपने देखा कि 13 नंबर का जो है एवरेज 2 ज़्यादा है किससे, 15 नंबर से। तो आपने देखा 2 ज़्यादा है, तो 2 जो है इन 13 नंबर में इन 2 नंबर को दिए होंगे। ठीक है, इन 13 नंबर जिनका एवरेज जो है 2 ज़्यादा है, एवरेज इनका 2 बंदों के साथ मिलके, मतलब जब 15 बंदे हुए तो इनका एवरेज 2 कम हो गया, मतलब इन्होंने जो अपना 2 एवरेज था 13 बंदों ने, किन को दिया, इन 2 बंदों को। तो आपने देखा कि 13 बंदे जो है एवरेज 2 डोनेट कर रहे हैं, मतलब 13 बंदे जो है अपना 2 एवरेज जो है वो 2 बंदों को दे रहे हैं। तो आपने देखा 2 अगर एवरेज दे रहे हैं तो टोटल कितना दे रहे हैं, 13 × 2। ठीक है, अगर एवरेज 13 बंदे जो है 2 दे रहे हैं, मतलब हर बंदा जो है 2 डोनेट कर रहा है, तो 13 बंदे कितना डोनेट कर देंगे, 26। मतलब 60 में से 26 तो इनको डोनेट हो मिला है। तो खुद का कितना था इनका, 60 में से 26 का कितना, 34। 34 का आधा आधा कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों का सम अगर 34 आया तो दोनों इक्वल है, तो 17 के होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट टू लास्ट शिफ्ट में, मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको बोला था क्या, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, साल कुछ आगे पीछे है, यहाँ पे 6 ईयर गिवन था, यहाँ पे 10 ईयर गिवन था, सेम क्वेश्चन था। और आपको बोला था 76,000 रुपये पे आपको बताना है कितना टाइम लगेगा। अब की बार आपको बोला कि सम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला है कि सर्टेन सम जो है सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा, तो हर साल का इंटरेस्ट जो है इक्वल होगा। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो 3 साल बाद जो है कुछ सम है कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल बाद इतना हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद इतना हो जाएगा, मतलब अमाउंट इतना हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर प्लस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। और ये जो है 5 साल बाद इतना सम हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स है। ठीक है, तो आपने देखा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 माइनस कर दो, तो आपने देखा 2 सेकेंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाई प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल कट जाएगा। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल जो है प्रिंसिपल पे निकलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही सेम रहता है। मतलब प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दी, ठीक है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स क्या आएगा आपके पास, 56,000 में से 49600 गया। तो आपने देखा ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 6400। तो 1 साल का ब्याज आपके पास कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। 1 साल का ब्याज अगर 3200 है तो 3 साल का ब्याज आपके पास कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 साल का ब्याज अगर 3200 तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 9600। ठीक है, तो आप 9600 49600 में से घटाओगे तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल 40,000 आ गया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3200। इंटरेस्ट कितना, 3200। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कितने साल का, 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना, 3200। इंटरेस्ट निकलता किस पे है, प्रिंसिपल पे निकलता है, तो बाय प्रिंसिपल इंटू 100% कर दो, यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 8%। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अगर 2% ज़्यादा हो जाए, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, तो अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी कितने साल में। आपको बोला है सम जो है वो डबल हो जाएगा। सम मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना, डबल होना मतलब डबल हो जाएगा प्रिंसिपल का। मतलब पहले जितना अमाउंट था जब उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, तो अगर अमाउंट जो है P दिया गया, तो कितने टाइम बाद आपको बताना है वो जो अमाउंट दिया वो डबल हो गया, तो मतलब कितना टाइम बाद 2P हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया इसमें, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो है वो डबल होनी है प्रिंसिपल के, तो आपने देखा कि 2P माइनस P कितना, P मतलब P जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, तो आपने देखा प्रिंसिपल को P माना तो सिंपल इंटरेस्ट भी P आ गया, क्योंकि सम जो है यानी कि अमाउंट जो है वो डबल होनी है जितनी शुरुआत में अमाउंट दी थी उसके। तो रेट कितना है आपके पास, रेट जो है 10%, तो ये गया 10 पे, तो टाइम जो है आपका 10 साल लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं।
क्वेश्चन में बोला है क्या ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी। उसके बाद AC और BD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हुए किस्म से, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हुए, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, P पे। आपको बोला है AB जो है AC के इक्वल है, मतलब ये जो साइड है ये AC के इक्वल है। आपको बोला है एंगल BAC आपको गिवन है कितना, 48 डिग्री। आपको बताना है कौन सा, एंगल ADC, मतलब ये वाला पूरा एंगल बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर एंगल BAC 48 डिग्री है तो एंगल BDC भी 48 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम कोड पे एंगल बने हुए हैं। मतलब BC एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के हर पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगी। तो आपने देखा सरकमफ्रांस का एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है D, तो दोनों पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सेम कोड पे सरकमफ्रांस पे कोई भी पॉइंट पे सेम एंगल जो है, मतलब एंगल जो है बनता है एक ही कॉर्ड पे, वो एंगल की वैल्यू जो है इक्वल होती है। मतलब एक कॉर्ड है वो सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएगी तो उस एंगल की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, आपने देखा ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसमें AB AC के इक्वल है, तो AB अगर AC के इक्वल, किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल होगा, इस साइड के सामने कौन सा एंगल, ये वाला, और AC साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आपको पता है क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180, जिसमें से एक एंगल हो गया 42 का, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 132, और बाकी दोनों एंगल है आपस में इक्वल, तो ये भी 66 का हो गया, ये भी 66 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। तो ये भी 66, ये भी 66, तो आप कह सकते हैं क्या, AB एक कॉर्ड है, कॉर्ड जो है जो एंगल C, AB एक कॉर्ड है जो पॉइंट C पे एंगल बना रही है AB कॉर्ड, वही पॉइंट D पे एंगल बनाएगी AB कॉर्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला जो एंगल है 66 हो गया, ये वाला 48 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 114 डिग्री, ठीक है ना। मतलब आपने 66 निकाल लिया, फिर आपने देखा AB एक कॉर्ड है, कॉर्ड जो है सरकमफ्रांस के हर पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड कर दिया। तो आपने देखा AB ने एक एंगल बनाया ACB और एक एंगल बनाया ADB, तो आपने देखा दोनों एंगल की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। या फिर आप ये भी ना करो, ठीक है, आपका नहीं दिल कर रहा तो आप ये भी ना करो, आप सिर्फ इतना कर लो, क्या आपने देखा 48 डिग्री एंगल है, कौन सा एंगल BAC, आपने देखा AB AC के इक्वल है, तो आपने यहाँ से निकाल लिया कि एंगल ABC और एंगल CAB आपस में, सॉरी एंगल ABC और एंगल ACB जो है आपस में इक्वल, तो ये भी 66, ये भी 66। और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है, 180, मतलब एंगल ABC जो है और एंगल ADC का जो जोड़ होगा वो 180 हो जाएगा। तो आपने इसकी वैल्यू निकाली 66, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल ADC की, 114, ठीक है। तो आपको वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप 48, 66 निकाल के भी एंगल ADC की वैल्यू निकाल सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है 5 मेन और 2 बॉय अगर किसी काम को करना शुरू करें तो वो 30 दिन में कर देते हैं। एज मच वर्क एज, मतलब उतना ही काम अगर 7 मेन और 10 बॉय साथ में करना शुरू करें तो कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, ठीक है। आपको बताना है 40 मेन को कितने बॉय और जुड़े साथ में ताकि काम जो है वो 4 दिन हो जाए। देखो सबसे पहला तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है क्या, M1 D1 M2 D2, मतलब पहले जो लोग हैं, पहले लोग क्या हैं कि 5 मेन और 2 बॉय साथ में मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 30, क्योंकि सेम वर्क है। क्वेश्चन में बोला है ना एज मच वर्क एज, मतलब जितना काम 5 मेन प्लस 2 बॉय, जितना काम 5 मेन और 2 बॉय साथ में मिलकर 30 दिन में करता है, उतना ही काम 7 मेन और 10 बॉय साथ में मिलकर करे तो 15 दिन में करेंगे। तो काम जो है सेम है, तो टोटल वर्क अगर सेम है तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा, ठीक है। और M2 क्या हो जाएगा आपका, 7 मेन और 10 बॉय, ये साथ में मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। ये गया, तो आपने देखा 10M प्लस 4B, इसकी जो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7M प्लस 3B, तो आपने देखा 6B यहाँ से आ गया, 3M, तो मेन की वैल्यू जो है वो 2 बॉयज़ के इक्वल हो गया, मतलब एक आदमी जो है वो 2 बॉय के इक्वल हो गया। अब आप टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कैसे निकलता है, M
M1D1 या M2D2 से भी आप निकाल सकते हो। तो हम M1D1 से चलते हैं। तो आपने देखा टोटल वर्क आपने निकाल लिया। एक मैन अगर 2 बॉय के इक्वल है, एक मैन अगर 2 बॉय के इक्वल है, तो 5 मैन जो है वो कितने बॉय के इक्वल हो जाएंगे? आपने 5 मैन देखे, 10 बॉय के इक्वल हो जाएंगे। तो 10 बॉय प्लस 2 बॉय कितने हो गए? 12 बॉयज़ हो गए। काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। अब आपको बोला है क्या कि सेम वर्क मतलब जितना ये टोटल वर्क है इतना वर्क ही कितने बंदों को करना है? 40 मैन को करना है। 40 मैन तो है ही। तो एक मैन अगर 2 बॉय के, सारा क्वेश्चन आप बॉयज़ में चेंज कर लो, एक मैन अगर 2 बॉय के इक्वल है तो 40 मैन कितने बॉय के इक्वल हो जाएंगे? 80 बॉय के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जो टोटल वर्क है, अब यहाँ पे आप मान लो कि ये M3D3 है, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम है। जितना वर्क इन्होंने किया उतना ही वर्क इन्होंने किया और उतना ही वर्क इन्होंने करना है। तो आपने देखा M3 में क्या आ जाएगा? 40 मैन यानी कि 80 बॉय प्लस कुछ और बॉय, मतलब एक्स बॉय आप लिख सकते हैं। ये जो काम करेंगे कितने दिन में करेंगे? आपका 4 दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा है किसके इक्वल होगा? 12 बॉयज़ इंटू 30 के। तो आपने देखा पहले तो ये गया 3। बी मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे M इसलिए लिखा था ताकि पता रहे कि हम M के साथ मैन लेते चल रहे हैं और B के साथ B बॉयज़ लेते चल रहे हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि 6 इंटू बी है, 6 इंटू बी मतलब 6 को B से मल्टीप्लाई करना है, या 3 को B से, यहाँ पे 3 को M से मल्टीप्लाई करना है, 6 को B से मल्टीप्लाई करना है, 10 को M से, 4 को B से, ऐसा मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये है कि मैं M इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि M का मतलब मैन, यहाँ पे मैन की बात हो रही है, और B इसलिए जोड़ता चल रहा हूँ ताकि B का मतलब बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये कितना हो गया? 3 बॉय के इक्वल, मतलब 4 जब हमने काटा 3 बॉय, तो यहाँ 90 भी आ गया, 80 भी, एक्स भी। तो आपने देखा 90 बी माइनस 80 बी कितना हो जाएगा? 10 बी। मतलब अब 10 बॉयज़ और चाहिए 40 मैन के साथ, ताकि काम जो है वो आपका 4 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है इसमें? M1D1 इक्वल टू M2D2 करना होता है। उसके बाद आप मैन और बॉयज़ में रिलेशन निकाल लेंगे आपस में। उसके बाद आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क जो है वो लास्ट में जो स्टेटमेंट दी होती है कि कितने दिन में करना है इतने बंदों ने, या फिर इतने दिन है कितने आदमियों के साथ कितने बॉयज़, या कितने बॉयज़ के साथ कितने आदमी जुड़ेंगे, ये अगर आपको निकालना हो तो आप फिर क्या करो? टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क के इक्वल आप M3D3 रख दो। और ये रिलेशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, मतलब ये वाला जो M1D1 इक्वल टू M2D2 करते हैं, ये रिलेशन इसलिए बनाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन जो है वो एक ही के, यानी कि मैन के हिसाब से करना तो मैन के हिसाब से सॉल्व हो जाए, बॉयज़ के हिसाब से करना तो बॉयज़ के हिसाब से सॉल्व हो जाए। देखो अगर मैं मैन के हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको, आपने देखा 5 मैन और 2 बॉय, 2 बॉय जो है 1 मैन के इक्वल है। तो आपने देखा 5 मैन पहले थे, 6 मैन हो जाएंगे, क्योंकि 2 बॉय जो है 1 मैन के इक्वल है। 6 मैन जो है 30 दिन में काम करते हैं, वही काम 4 दिन में होना है, ठीक है, वही काम 4 दिन में होना है। तो 40 मैन के साथ कितने बॉयज़ आएंगे ये पता करना है। तो आपने देखा 4 जो है ये पहले 3 पे गए, 2 पे गए, 15 पे गया, 15 दिया कितना हो गया? 45। मतलब 45 मैन, 45 मैन में से 40 मैन गया तो कितना आ गया? 5 मैन। अब 5 मैन जो है वो आपको पता है कितने? 10 बॉयज़ के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पता लग गया कि कितने बॉयज़ चाहिए, यहाँ पे 10 बॉयज़ चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, अब मैन के हिसाब से भी पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये इससे पिछली वीडियो में मैं आपको करा चुका हूँ, पिछले इससे शिफ्ट में इक्वेशन आ चुका है, ये शिफ्ट 3 का है, तो शिफ्ट 2 में भी इक्वेशन आ चुका है। हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको मैंने निकाल के दिखाया था, b की वैल्यू 4 थी, a की वैल्यू 3 थी। पिछली बार क्या पूछा था? b माइनस a, 4 माइनस 3, a का आपको आंसर आ गया था। आपकी बार पूछा b की पावर a, मतलब 4 की पावर 3, 64 इज द करेक्ट आंसर। खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। आपको बोला था एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल दिए आपको एक ट्रायंगल के, मतलब तीनों एंगल। आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल दे दिए, ये। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो इनका एंगल का सम कर दो, ठीक है, 180 डिग्री। तो आपने देखा 15 और 11 26 और 10 36, तो 180 में 36 जोड़ा आपने तो 216 आ गया। 6 और 4 10 और 8 18 एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई? 12 आ गई। आसान। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि ये क्या लिखा है? x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि x प्लस ब्रैकेट में आप माइनस वाई लिख लें,
प्लस जेड इक्वल टू 0। आपको पता है जब भी ऐसा लिखा हो, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, आप इसको एक सेकंड के लिए y मान लो, ठीक है खाली, तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो x क्यूब y क्यूब z क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3xyz के इक्वल होती है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है 3xyz के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है -3xyz, ठीक है। तो आप इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये किसके इक्वल होगा 3xyz के। अब ये वाला उतार लो नीचे, तो आपने देखा अगर मैं एलसीएम लूँ 2xz 2yz और 2xy का, तो आपको पता है 2xyz जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें जो है 2xz है खाली, तो y से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, इसमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें z। तो आपने देखा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, कितनी है 3xyz। तो 3xyz बाई 2xyz आ गया आपके पास। तो xyz से xyz गया, फाइनली बचा क्या 3/2, करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने देखा ये कितना लिखा है 57/40, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये लिखा है 3 माइनस 6/5 माइनस 3/8। तो अगर मैं तीनों को साथ में सॉल्व करूँ तो आपने देखा 5 40 हो जाएगा, एलसीएम 40 आ जाएगा। यहाँ पे 40 दिया 120, 8 6 जा 48, 15, और ये कितना होता है 48 और 15 63। 63 में से अगर 63 को अगर मैं 120 में से घटाऊँ तो आपका 57 आ जाएगा। तो 57/40, तो यहाँ भी 57 कट गया तो 0 रह गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो आपने 4/3 आ गया, और इसको आपको पहले ऑफ से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको पता है कि बॉर्डर मास में पहले ब्रैकेट फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो आपने देखा ये हो गया 7/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9/4, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, तो आपने देखा पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 14/3, और अगर आप डिवाइड करोगे 14/3 को तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा ये कितना आ गया 27/56, ठीक है। और ये बाहर कितना है, आपने देखा कि ये 56, इनका एलसीएम आ जाएगा 7 और 8 का, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, -5/56। तो -5/56 -27/56, तो ये -32/56, ये 8 पे गया, 4/7, तो -4/7 जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या कि जर्नी जो है 900 किलोमीटर की, अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर, एच का मतलब आर है, ठीक है। अगर 2/5 2/5 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट अ स्पीड ऑफ इतना, आपको बताना है रिमेनिंग जर्नी जो है कितने की स्पीड पे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस कितना है 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर का 2/5 कितना हो गया, तो आपने देखा 900 किलोमीटर का 2/5 जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना 360। मतलब 360 किलोमीटर को कितने की स्पीड पे ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 2/5 ऑफ 900, यानी कि 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितनी स्पीड उसने यूज़ की 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा, तो आपने देखा टाइम जो है 6 घंटे लग गया। अब टोटल टाइम 11 घंटे है, जिसमें से 6 घंटे जो है ट्रैवल कर लिया, तो अब टाइम बचा कितना ट्रैवल करने का 5 घंटे। तो अब आपको पूछा है कि स्पीड कितनी रहेगी रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए, रिमेनिंग जर्नी के लिए। तो आपने देखा टाइम कितना रह गया कवर करने का 5 घंटे रह गया, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 900 में से 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो डिस्टेंस बचा कितना 540 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी 108। मतलब रिमेनिंग जो जर्नी है वो उसको 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करनी पड़ेगी। मतलब रिमेनिंग जर्नी की जो स्पीड है उसकी वो 108 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार कर लिया। आपको बोला है एक पॉइंट P है ऑन अ लेवल ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर। मान लीजिए ये वाला टावर है एक, ये जो है टावर है, ठीक है। इसके जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है वो कितना बना है 30 डिग्री, पॉइंट P ऑन ग्राउंड से।
और टावर की हाइट दे दी आपको कितना 110√3। आपको बोला व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी से फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो बताना है आपको पता है 30 डिग्री एंगल है अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसकी साइड का रेशियो क्या होता है 30 डिग्री के साइड वाली जो साइड होती है वो √3, सामने वाली 1 और हाइपोटेन्यूज कितना 2। तो एक की वैल्यू आपको गिवन है √3 की निकालनी है, तो एक की वैल्यू अगर 110√3 तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा आपके पास 330 आ जाएगा। आपको बोला है हाउ मैनी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ इतना। पहली बात तो आपको एक चीज़ बतानी चाहिए क्या कि 1 mm जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, क्योंकि आपको जो कोन दिया है वो सेंटीमीटर में उसके यूनिट्स दिए हैं और स्फीयर का आपको रेडियस का यूनिट mm में दिया है, तो पहले तो सबको इक्वली अरेंज करना पड़ेगा, तो आप पहले सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद आपको बोला है हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर, कितने सॉलिड स्फीयर बनाए जा सकते हैं एक सॉलिड कॉन से जिसका जो बेस का रेडियस है वो इतना, हाइट इतना। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको वॉल्यूम इक्वल करना होता है, मतलब जब भी आप एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप एक शेप को दूसरी छोटी शेप्स में बनाते हैं तब उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक फिगर को आप जब भी दूसरे फिगर में डालें, चाहे छोटी फिगर में डाल लें, कुछ नंबर ऑफ फिगर्स में डाल लें, तब भी हमें वॉल्यूम इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो छोटे यानी कि n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर्स इनके वॉल्यूम के इक्वल, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r 21 इंटू 21 और h कितना है 30 और यहाँ n। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, r का क्यूब होता है। तो आपने देखा कि 5 mm है तो 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई और 3 गया पहले तो दोनों साइड से, उसके बाद आपने देखा 5/10 1/2 होता है, ये भी गया 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे खाली 2 बचा। तो n की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी 21 इंटू 21 इंटू 30 इंटू 2। तो आपने देखा 21 जा कितना होता है 441 में 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2646 आ जाएगा। तो 26460 जो है नंबर ऑफ स्फीयर्स आपके पास आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 5 और 7 जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, 5 और 7 जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। पहली चीज़ सबको पता होगी ये बात क्या कि 5 और 7 जो है प्राइम नंबर होता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की इसमें क्या कि 5 और 7 जो है प्राइम नंबर है, इनका जो HCF होगा वो 1 के इक्वल होगा, इनका जो HCF होगा वो 1 के इक्वल होगा, और इनका जो LCM होगा, ठीक है, इनका जो LCM होगा वो क्या होगा 5 इंटू 7 डायरेक्टली होगा, क्योंकि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो LCM जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, और HCF जो है 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि A और B 2 नंबर है, 2 है नंबर, वो दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि A और B 2 नंबर है और दोनों प्राइम नंबर है। तो सबसे पहली बात आपको एक समझ आई क्या कि HCF जो है इनका 1 के इक्वल है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। तो आपने देखा A का भी फैक्टर A होगा, B का भी फैक्टर 1 होगा। ठीक है, मतलब A एक नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे A इंटू 1, B एक नंबर है इसके फैक्टर क्या होंगे B इंटू 1। तो आपने देखा कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 के इक्वल, क्योंकि A और B दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है पहली बात तो सबको पता होगा ना कि प्राइम नंबर वो है जिसका एक फैक्टर तो 1 होता है, मतलब वो एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक वो खुद से डिवाइड होगा। मतलब A एक प्राइम नंबर अगर है तो ये एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर A से डिवाइड हो सकता है। B अगर एक प्राइम नंबर है तो यहाँ तो वो A से डिवाइड हो सकता है, B अगर प्राइम नंबर है तो यहाँ तो वो B से डिवाइड होगा या वो 1 से यानी कि 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, तो आपने देखा A और B अगर 2 प्राइम नंबर है तो सबसे पहले आप एक बात समझे क्या कि इन दोनों का HCF जो है 1 के इक्वल होगा और जो इनका LCM है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और LCM की आपको वैल्यू दे दी कितनी 209। ठीक है, तो आपको पता है 209 जो होता है वो क्या होता है, वो 19 इंटू 11 होता है।
तो ए और बी की जो वैल्यू है वो आपको पहली बात तो समझ आई क्या कि 19 इंटू 11 जो है 209 के फैक्टर होते हैं। तो ए और बी की वैल्यू 19 या 11 में से एक है। पहचान कैसे करेंगे कि ए कौन सा बी कौन सा? आपको बोला है कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है। तो आपको यहाँ से पता चल गया क्या कि ए जो है बड़ा है यानी कि 19 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 11। आपको बोला है कि ए का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस 11 की वैल्यू बताओ। 19 का स्क्वायर 361 में से 11 गया तो 350 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एक डीलर है। देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया, आपको कॉस्ट प्राइस दिया, आपको मार्क प्राइस निकालना है। तो आपको पता है कि मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो मार्क प्राइस तो आपको निकालना ही है और कॉस्ट प्राइस 1560, प्रॉफिट जो है वो आपका 24 और डिस्काउंट जो है वो कितना है आपका 18। तो आपने देखा ये कितना आ गया 124 और यहाँ पे नीचे कितना आ गया आपके पास 82। तो आपने देखा ये 41 पे जाएगा और ये 62 पे जाएगा। अगर मैं इसको 2 पे काट दूँ तो, है ना, अगर मैं इसको 2 पे काट दूँ तो आप देख रहे हो 62 पे जा रहा है। ठीक है, तो मार्क प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1560 इंटू 62 बाई 41। तो 1560 इंटू 62, इसको सॉल्व करेंगे क्या? तो चलिए भाई कर लो। ये आपका हो जाएगा 96720 बाई 41। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2359.02। आपसे पूछा गया नियरेस्ट रुपी बताओ, तो राउंड ऑफ करना है, तो 2359 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या कि एक बंदे की सैलरी पहले 50% डिक्रीज की, फिर 50% इंक्रीज की और फिर 100% इंक्रीज की। आपको बताना है कि उसको फाइनली कितना गेन या लॉस हुआ, कितने का हुआ। तो आपको पता है क्या कि किसी वैल्यू में अगर एक बार पहले तो क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज गिवन है तो पहले 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो 2 को सॉल्व करके वैल्यू आएगी उसको तीसरे से सॉल्व कर लो। तो पहले आप कोई भी 2 वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि पहली और दूसरी वैल्यू को ही पहले सॉल्व करना है, कोई भी 2 वैल्यू को सॉल्व करके आप तीसरी वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर किसी वैल्यू में एक बार डिक्रीमेंट मतलब माइनस हुआ या डिक्रीज हुई, दूसरी बार इंक्रीमेंट हो, तो आपको पता है वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है लगाने का। तो आपने देखा कि एक बार डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर, तो ये तो गया, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया माइनस का 25%। ठीक है, तो मतलब पहले जब 50% डिक्रीज हुई, उसके बाद 50% अगर इंक्रीज हो गई तो नेट वो 25% डिक्रीज हुई है। उसके बाद अब 25% जो डिक्रीमेंट है उसको 100% इंक्रीमेंट के साथ सॉल्व कर लो। तो -25% प्लस 100 माइनस 25 इंटू 100/100। तो आपने देखा 100 माइनस 25 कितना होगा 50, तो 50%। अब ये प्लस में है तो गेन हुआ है, अगर माइनस आता आंसर तो लॉस होता। ठीक है, तो गेन ऑफ 50% आ जाएगा। ये चीज़ आप रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा 50% का डिक्रीमेंट हो गया। 50% का मतलब क्या होता है? पहली बात तो 1/2, और 100% का मतलब कितना होता है 100/100 यानी कि 1। ठीक है, तो आपने देखा कि 50% का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब इनिशियल उसकी कितनी थी 2 में 1 का डिक्रीमेंट हो गया तो रह कितना गया 1। ठीक है, तो आपने देखा कि 2:1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया कितने का 50% का, मतलब वैल्यू थी 2, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। फिर 100% इंक्रीज हो गई, मतलब इनिशियली जो थी वो 1 थी, 1 का उसमें इंक्रीमेंट हो गया तो कितनी हो गई वो 2 हो गई। तो आपने देखा कि 2:3 आ गया। तो इनिशियली जो था वो 2 था, फाइनली जो है 3, मतलब सबसे पहले जो पहले डिक्रीमेंट आया ना उससे भी पहले, मतलब इनिशियल जो सैलरी थी बंदे की वो कितनी थी 2, एक बार डिक्रीज हो गए, फिर इंक्रीज हो गए, फिर इंक्रीज हो गए, जो सैलरी है वो कितनी हो गई 3। तो आपने देखा 2 से 3 हो गई तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1 का, कितने पे 2 पे। ठीक है, तो किसी को अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो वो रेशो से भी कर सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ना आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा इस क्वेश्चन से। ठीक है,
तो कभी कभार ना ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो आपको क्या बोलेगा, आदित्य सेल्स, सेम दे देगा क्वेश्चन कि आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर इतना, मतलब 2 रिस्ट वॉच उसने बेची और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। कॉस्ट प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा, 2 रिस्ट वॉच उसने बेची और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो उसने इक्वली, मतलब दोनों इक्वली सेलिंग प्राइस पे उसने बेच दिया, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में बोले क्या कि ही गेन 20% ऑन द फर्स्ट एंड लूजेज 20% ऑन द सेकेंड, अगर ऐसा बोले मतलब पहली पे जितना प्रॉफिट हुआ दूसरी पे अगर उतना ही लॉस हो जाए, मतलब जो गेन परसेंटेज हो वो लॉस परसेंटेज के इक्वल हो जाए, या फिर लॉस परसेंटेज जो है वो गेन परसेंटेज के इक्वल हो जाए। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं क्या कि पहली वॉच पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया तो दूसरी पे 10% का लॉस कमाया। अगर आपको ऐसा बोल दे कि पहली वॉच पे उसने 10% का लॉस कमाया, दूसरी वॉच पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तब मतलब एक जगह किसी भी एक, दोनों में से किसी भी एक वॉच पे एक जगह प्रॉफिट हो, दूसरी वॉच पे लॉस हो, और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो लॉस के परसेंटेज के इक्वल हो, तो आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है, क्या आपने देखा सेलिंग प्राइस इक्वल, एक प्रॉफिट पे बेची दूसरी लॉस पे बेची वॉच, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल, एक प्रॉफिट पे बेची दूसरी लॉस पे बेची वॉच, और दोनों का जो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपस में इक्वल है। तो आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने देखा प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। तो आपको पता है किसी वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट और एक बार डिक्रीमेंट करें तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, या फिर आप इसको ऐसे लिखें, प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस बाय 100, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, -4, मतलब आपको लॉस होगा 4% का, पर बशर्ते ये बात है क्या कि सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, एक वॉच पे गेन होना चाहिए, दूसरी वॉच पे लॉस होना चाहिए, या फिर पहली वॉच पे अगर लॉस होगा तो दूसरे पे गेन होना चाहिए, और गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना, तब सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए इतना सा। पर अभी जो है तीनों में से 2 चीज़ें तो हमें मिल गई, क्या कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहली वॉच पे गेन हुआ दूसरी पे लॉस हो गया, पर तीसरी चीज़ जो है वो हमारी अलग आ गई, क्या कि जितना गेन परसेंटेज है उतना लॉस परसेंटेज नहीं है। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने देखा कि सेलिंग प्राइस जो है पहली वॉच का वो कितना है 12,600, दूसरी वॉच का सेलिंग प्राइस कितना है 12,600, एक पे जो है प्रॉफिट हुआ है कितना 26%, दूसरी पे लॉस हुआ है कितना 10%, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसकी वैल्यू कितनी 12,600, इसकी वैल्यू कितनी 26, ये कितना हो जाएगा 100 और 26 126, ये इसको काट रहा है कितने पे 100 पे, तो आपने देखा 100 × 100 यानी कि 10,000। पहली वॉच का जो कॉस्ट प्राइस था वो 10,000, दूसरी वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, लॉस हुआ आपके पास 10% का, मतलब कॉस्ट प्राइस की 90% वैल्यू रह गई। तो दूसरी वॉच पे जो आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब दूसरी वॉच का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया आपके पास 14,000, ठीक है। तो आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना 24,000, टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 25,200, आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 24,000, टोटल सेलिंग प्राइस कितना 25,200, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, आपने देखा प्रॉफिट जो है वो आपके पास हो गया 1,200 का। आपको बताना है क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको एक चीज़ तो यहाँ समझ आ गई कि गेन हुआ या नुकसान हुआ, गेन हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस जो है छोटा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है कम है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, 5, ठीक है, तो 5% का गेन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 20 और मोर मार्क्स, मतलब 20 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए। तो आपने देखा 10 और 5 15 ने स्कोर किए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, तो 15 स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या होगा,
ये कितना हो गया 3, ये कितने पे गया 8 पे, तो 3/8, 3/8 आपको पता है 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 3/8 कितना होगा 37.5%। आपको बोला है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल्स इज रिप्रेजेंटेड एज पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। ठीक है, तो स्कूल बी में जो लड़कियां होंगी उसका सेक्टर एंगल आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 स्कूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपने मान लिया आपको कहीं दिया है पाई चार्ट 5 स्कूल के बच्चे रेशो, तो यहाँ पे तो आपको गिवन ही नहीं है, तो आप मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने देखा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज वाइज है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 5 स्कूल्स कितने मान लिए आपने 100 मान लिए। तो ए स्कूल में कितने हो गए बच्चे 28, बी स्कूल में कितने हो गए 15, क्योंकि 28% ऑफ 100 कितना आ जाएगा 28, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 5 स्कूल जो है 100 मान लिए, तो 100 का 28% कितना 28, 15% कितना 15, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपने देखा स्कूल ए में कितने बच्चे 28, स्कूल बी में कितने बच्चे 15, स्कूल सी में 24, स्कूल सी में 24, स्कूल डी में कितने 18, स्कूल ई में कितने 15। अब गर्ल्स रेशो बॉयज़ जो है स्कूल ए में वो कितना है 3:4, मतलब 28 जो बच्चे हैं 3:4 में बांट दो, तो आपने देखा कि गर्ल्स कितनी हो जाएंगी स्कूल में 3:4 में बांटना है 28 को, तो 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो इसमें गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, आपने देखा 15 को 2:3 में बांट दो, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू 6, फिर 5:3 में बांट दो 24 को, तो 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 15। अब गर्ल्स यहाँ पे तो हो गई 6, क्योंकि 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, और फिर आपने देखा कि 15 स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में हैं, गर्ल्स रेशो बॉयज़ का रेशो जो है वो कितना 4:1, तो 4:1 में 15 को बांट दो, 5 की वैल्यू 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू कितनी 12। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपके पास 12, 12 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 15 कितना 36 और 15 कितना 51, मतलब 51 जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जिसमें जो गर्ल ऑफ स्कूल बी है वो कितनी है 6। अब इसका आपको एंगल बनाना है, एंगल बताना है, मतलब सेक्टर एंगल कितना होगा। आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंगल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा या डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो टोटल डिग्री कंप्लीट एंगल की कितनी होती है 360 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये पहले तो 3 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 720/17 हो गया, तो 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 4 68, तो 40 रह गया, 40 फिर 34, तो 42 डिग्री के आसपास। तो 42 डिग्री के आसपास एक ही ऑप्शन है वैसे तो 42 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बोला व्हाट इज़ द इंक्रीज परसेंटेज इन रिसिप्ट्स, रिसिप्ट जो है ये डाक वाला है। ठीक है, फ्रॉम 2017 से 2018, तो आपने देखा 64 से वैल्यू 80 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 16 का, कितनी वैल्यू पे, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी थी 64। ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 हुआ है सिर्फ। ठीक है, 25% का इंक्रीमेंट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन में बोला है विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 80% से कम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्टेट है आपको बताना है जिसमें जो टोटल यूथ है उसमें जो एम्प्लॉयड यूथ है वो 80% से कम है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयड यूथ 7, टोटल नंबर ऑफ़ यूथ कितने 8, तो ये आपके पास कितना आ गया 87.5%, 80% से तो ज़्यादा है, मतलब बी तो होगी नहीं स्टेट, मतलब ये ऑप्शन गलत। अब तो बी और डी नहीं हुआ तो आप सी चेक कर लो। फिर आपने देखा 10 और यहाँ कितना है 11.5 इंटू 100%। ठीक है, तो आपने देखा ये 20 और 23 पे जाएगा, अगर मैं डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगाऊं तो 5 पे जा रहे हैं 20 और 23 में, तो 23 200 के हिसाब से ये 80% से ऊपर ही है। ठीक है, 80% से ऊपर ही है, मोर देन 80% है, तो सी भी गलत हो गया।
ई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि किसी ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ए चेक कर लो, ए चेक किया आपने तो 10.5 कितने पे 12 पे, तो आपने देखा कि 12 निम में 108 होता है, तो और 12 6 96, 12 8 96 होता है, तो ये भी 80% से ज़्यादा है, ठीक है ना, 80% से ज़्यादा है, तो 86% के आसपास है। ये चेक कर लो, आपने देखा कि एम्प्लॉयड यूथ कितने 7.5, टोटल यूथ कितने इतने, तो ये तो 75% हो गया, तो ये तो 80% से कम है, तो डी जो है करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी आपका एसएससी से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।